हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल टू एजुकेट पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के पीवाईक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू हार्ट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस खोजना है जो एक्शन पोटेंशियल हर्ट के थ्रू कंडक्ट होता है उसके पाथवे का। तो एक्शन पोटेंशियल हर्ट में एसए नोड प्रोड्यूस करता है, फिर एसए नोड से ये जाता है एबी नोड के पास, एबी नोड के बाद ये एबी बंडल के पास जाता है, फिर एबी बंडल से बंडल ब्रांचेस एंड देन टू परकिंजे फाइबर्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा ECADB। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्नोफिल लिम्फो, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें मैच करना है करेक्ट परसेंटेज एबंडेंस के साथ ये जो WBC यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो इस्नोफिल होता है ये टोटल WBC का 2 से 3% कंस्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे हमारा ए का सेकेंड हो जाएगा। लिम्फोसाइट ये होता है, इसका एबंडेंस होता है 20 से 25%। न्यूट्रोफिल्स जिसे हम मोस्ट एबंडेंट WBC भी कहते हैं, ये होता है 60 to 65%। और मोनोसाइट इसका एबंडेंस होता है 6 to 8%। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है सेकेंड वाले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट बताना है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे ए वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है, बेसोफिल आर मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC की बात करें तो बेसोफिल जो है सबसे ज्यादा एबंडेंट सेल है। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बेसोफिल जो होता है ये लिस्ट एबंडेंट WBC होता है, और मोस्ट एबंडेंट क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रोफिल होता है। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल जो होता है ये सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला सही स्टेटमेंट है ये। फिर हम देखते हैं, बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी करेक्ट है। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जो है वो होता है मोनोसाइट के पास। बेसोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो बेसोफिल होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। तो हमारे स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है कि जो कोगुलम होता है वो बना होता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बिन की जगह पे क्या होना चाहिए, फिब्रिन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो स्प्लीन होता है वो RBC का ग्रेवयार्ड उसे हम कहते हैं क्योंकि यहीं पे जाके जो इरिथ्रोसाइट होते हैं, RBC जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें RBC के सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन्स, एंटीजन A एंड B दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
स्टेट देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, absence ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। अगला देख लेते हैं हम, absence ऑफ एंटीजन्स ए एंड एंटीजन बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सी वाला देखते हैं हम, absence ऑफ एंटीजन एंड ए एंड बी इन प्लाज्मा, तो एंटीजन जो होते हैं वो प्लाज्मा में नहीं, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। absence ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन आरबीसी, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी पे नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, थ्रोम्बिन। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसनोफिल, इसनोफिल जो होता है ये रिलीज करता है ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिनेज, तो हमारा ए का ये फोर्थ हो जाएगा। बेसोफिल्स जो होते हैं ये रिलीज करते हैं, सॉरी ये ए का फोर्थ नहीं होगा, ए का थर्ड होगा, हमारा ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। बेसोफिल जो होते हैं ये रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स, तो बी का फोर्थ। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट्स साइटोसिस करते हैं, और लिम्फोसाइट जो है इनका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, मैच द आइटम्स, यहाँ पे भी हमें मैच करना है। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो है इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिर एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीक्वेंस 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होते हैं ये ई न्यूक्लिएट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, तो हमें ये जो फीचर है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना है। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर सोमैटिक सेल्स, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे जो फोर्थ है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर का स्पेस होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मेच्योर आरबीसी होता है वो इन्यूक्लिएट होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1ली4। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body, यहाँ पे हमें ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर में रिडक्शन होने की वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है और बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो ये होता है प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम जो है ब्लड से डिफर होता है, कैसे, तो सीरम क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं, सीरम क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा विथआउट क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर absent होता है। हम देखते हैं ऑप्शन ए लैकिंग एल्ब्यूम ग्लोब्यूलिन, नहीं ये डिफरेंस नहीं है। लैकिंग एल्ब्यूमिन,
ये भी डिफरेंस नहीं है। लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। जो सीरम होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है और ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। सीरम और ब्लड दोनों में ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेड बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, person with blood group AB is considered as universal recipient because he has, AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं क्योंकि, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है पीवाईक्यू में। बिकॉज ही हैज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बहुत एंटीजन, बहुत ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द फिगर शो a human blood cell, identify it and give its characteristic, ये फिगर जो है इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो ये फिगर किसका है, ये फिगर है बेसोफिल का। और बेसोफिल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये सिक्रेट करता है सेरोटोनिन और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शो करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of donor? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप अननोन है, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसे इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। उसके एक डॉक्टर फ्रेंड ने तुरंत अपना ब्लड उसे ऑफर किया, तो वो जो डॉक्टर फ्रेंड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपने ब्लड को दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो किस ह्यूमन ऑर्गन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्प्लीन, स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिब्रिनोजन। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम suffered from much blood loss in an accident and need immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate of his own blood type offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो देखिए यहाँ पे फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस हल्का सा इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। Which two of the following changes usually tend to occur in plain dwellers when they move to high altitude, more than 3500 meters or more? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लेन dwellers होते हैं जब वो हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तो उनमें कौन से चेंजेस होते हैं इन चारों में से। तो पहला जो है उसमें क्या बोला गया है, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, ये इनकरेक्ट होगा। रेड ब्लड सेल साइज, रेड ब्लड सेल के साइज में कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंज नहीं आता है। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं ताकि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से हो सके, क्योंकि रेड ब्लड सेल में क्या होंगे, हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये भी सही है। जितना जल्दी जल्दी सांस लेंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें से करेक्ट चेंजेस है केवल 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कंटेन 1000 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज। ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेंट एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट में पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 to 16 मिलीग्राम। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देर इज नो डीएनए इन। डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेच्योर आरबीसी। Globulin contained in human blood plasma are primarily involved in। ग्लोब्यूलिन जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? तो ग्लोब्यूलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द एबीओ ग्रुपिंग। इट इज नेम्ड एबीओ नॉट एबीसी बिकॉज ओ ऑन इट because O in it refers to having। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसे हम एबीसी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो O है इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी। अगला क्वेश्चन हमारा, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर। हमें मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल के बारे में बताना है, यहाँ पे कौन कौन होंगे। तो फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विथ रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। कौन सा व्हाइट ब्लड सेल जो है वो रिलीज करता है हिस्टामिन और नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसोफिल। बेसोफिल क्या क्या सेक्रेट करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। और इसका फंक्शन होता है, इसका एक और फंक्शन होता है, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस में। अगला क्वेश्चन है, ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स, विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट। तो यहाँ पे हमें फ्लूइड्स दिए गए हैं जिनके ड्रॉप्स को हम 4 स्लाइड पर रखेंगे और उसमें से कौन सा कोगुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सीरम होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए जो ब्लड सीरम है ये कोगुलेट नहीं होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंड टू कीप इट इन ए टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल एंड प्लाज्मा। You are also provided with the following 4 types of test tube. Which of these you will not use for this purpose? तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि किसी पेशेंट के ब्लड कॉर्पस्कल के एनालिसिस के लिए हमने उसको टेस्ट ट्यूब में रखा है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे अपने इस पर्पज के लिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। In ABO system of blood groups, if both antigens are present but no antibody, the blood group of the individual would be। तो इसमें क्या बोला है कि अगर ब्लड ग्रुप में आरबीसी पे दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हो लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो प्लाज्मा में, अगर तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एबी ब्लड ग्रुप। एबी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे हमें देखना है। स्टेटमेंट ए में देखें हम, नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये वाला करेक्ट होगा हमारा ए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है ये होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स के बीच में, किसके, आर एच निगेटिव फीमेल और आर एच पॉजिटिव मेल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है डब्ल्यूबीसी के लिए। तो ए स्टेटमेंट में देखते हैं हम, नॉट न्यूक्लिएटेड, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है ये न्यूक्लिएटेड होता है। इन बी वाला देखते हैं, इन डिफिशियंसी कैंसर इज कॉज्ड। डब्ल्यूबीसी की डिफिशियंसी से कैंसर नहीं होता है, बल्कि अगर डब्ल्यूबीसी जो है एक्सेस हो जाता है तब कैंसर होता है। मैन्युफैक्चर्ड इन थाइमस, डब्ल्यूबीसी थाइमस में नहीं, बोन मैरो में मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज कर सकता है, बाहर निकल सकता है। 32 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज द प्रिंसिपल केटाइन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा में कौन सा प्रिंसिपल केटाइन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। द प्रॉब्लम ड्यू टू आर एच निगेटिव फैक्टर अराइज व्हेन ब्लड ग्रुप ऑफ टू आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव मिक्सअप। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ए टेस्ट ट्यूब थ्रू ट्रांसफ्यूजन। तो अगर आर एच निगेटिव और आर एच पॉजिटिव का मिक्सअप होता है प्रेगनेंसी और ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो उस टाइम प्रॉब्लम एराइज होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें से कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट होगा। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही ग्रेनुलोसाइट है। तो हमारा लिम्फोसाइट जो है ये हो जाएगा ए ग्रेनुलोसाइट। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन डब्ल्यूबीसी इज अप्रोक्सीमेटली, हमारे एनसीईआरटी में जो लाइफ स्पैन दिया गया है डब्ल्यूबीसी का, वहाँ पे केवल ऐसे बोल दिया गया है कि जनरली शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 10 days। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर विटामिन के की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड। बोन मैरो में जो सेल फॉर्म होते हैं उसमें कौन कौन से सेल आते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आरबीसी एंड ग्लूकोसाइट, मतलब कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, हमें बताना है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए बी हैज, ए बी ब्लड ग्रुप के पास नो एंटीजन नहीं, इसमें दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, नो एंटीबॉडी, ये सही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड, जो फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड है अगर उसमें से हम कैल्शियम को रिमूव कर दें तो क्या होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट क्लॉटिंग। ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज।
ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हम उसे दे सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। विच वन इंगल्फ्स पैथोजन रैपिडली? इनमें से कौन सा सेल है जो पैथोजन को रैपिडली इनगल्फ कर सकता है? तो जो फैगोसाइट्स होते हैं वो पैथोजन को इनगल्फ करते हैं, और उसमें से भी जो न्यूट्रोफिल है ये बहुत ही फास्ट पैथोजन्स को इनगल्फ करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। चाइल्ड डेथ में अगर इन मैरिज ऑफ, अगर आर एच पॉजिटिव मैन और आर एच निगेटिव वुमेन का मैरिज होता है, तो उस केस में जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसका डेथ हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आयरन। आरबीसी डू नॉट अकर इन, किसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कॉकरोच। कॉकरोचेस में आरबीसी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से हमें करेक्ट बताना है। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। लिम्फ में आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा ए वाला इनकरेक्ट होगा। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, देखिए फिर से यहाँ पे आरबीसी आ गया, अच्छा नहीं ये ब्लड है, तो यहाँ पे ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब पाए जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सी देख लेते हैं हम, ब्लड इज प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, नहीं, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। सीरम ब्लड प्लस फिब्रिनोजन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, और फिब्रिनोजन क्या है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये इनकरेक्ट होगा इसलिए। कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, ब्लड के कंपेयर में हमारे लिम्फ के पास क्या होता है? तो हम देख लेते हैं, प्लाज्मा विथआउट प्रोटीन्स। लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा विथआउट प्रोटीन्स, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लिम्फ में प्रोटीन्स भी होते हैं। मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। लिम्फ में ज्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं और आरबीसी बिल्कुल अब्सेंट होते हैं, आरबीसी नहीं होते हैं इसमें, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ? यहाँ पे हमें लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है देखना है। डब्ल्यूबीसी प्लस सीरम को हम क्या बोलेंगे? लिम्फ इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सीरम जो है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है और लिम्फ में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा हमारा। अगला देखते हैं हम, ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड? इसमें से कौन सा लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 वाले का ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिंग आरबीसी। लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ क्या करता है? रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, तो लिम्फ क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में रिटर्न कर देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग, लिम्फ जो है वो ब्लड से कैसे डिफरेंट है? तो लिम्फ के पास ज्यादा डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी बिल्कुल अब्सेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं ओनली डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पे हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन सब में आरबीसी प्रेजेंट है और लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें जो ईसीजी का डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड इसको मैचिंग करना है। यहाँ पे जो पी वेव है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन, नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया।
तो ए का हो जाएगा थर्ड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड टीपी गैप जो है ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी ईसीजी से रिलेटेड है। पी वेव, पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ए का थर्ड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, इंड ऑफ टी वेव, इंड ऑफ सिस्टोल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे 54 वाले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी मैच है, मैच द फॉलोइंग है और इसी से रिलेटेड है। पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव, यहाँ पे क्यू वेव जो है ये दिखाता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। सॉरी यहाँ पे हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इसका हो जाएगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और टी वेव का हो जाएगा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction। Atrial contraction को stimulate करने के लिए जो हमारा एवियन एवी नोड होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये इनकरेक्ट है। ये काम किसका होता है? एसए नोड का होता है। The tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by simultaneous contraction of atria। एट्रिया के जो एट्रिया होते हैं उनके साइमुल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके कारण ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, ये इनकरेक्ट है। ओपन नहीं, क्लोज होते हैं ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। द ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। यहाँ पे हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्रीली मूव करता है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से सेमील्यूनर वॉल्व जो है क्लोज हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर जब इंक्रीज होता है उस टाइम सेमील्यूनर वॉल्व जो है ओपन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्टैंडर्ड इसी रिप्रेजेंट। स्टैंडर्ड ईसीजी ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया वेंट्रिकल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, यहाँ भी मैचिंग है। पी वेव, पी वेव जो है ये दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव repolarization of ventricles and reduction in the size of T wave, coronary ischemia। हमारे यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा
4123, 4123, 4123, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए ये सारे, ये जो ईसीजी वाले क्वेश्चन है, इसको बार बार कई बार ये पीवाईक्यू में रिपीट हो चुका है। केवल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, वरना इसको बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। What would be the heart rate of person if cardiac output is 5 liter, blood volume in ventricles at the end of diastole is 100 ml, and at the end of ventricular systole is 50 ml? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा सही, 100 बीट्स पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्राइकस्पिड वॉल्व मैचिंग क्या है ये? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड इसका। बाइकस्पिड वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 60 वाले का। अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हियर्ड व्हेन। जो कार्डियक साइकिल के दौरान साउंड प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट साउंड होता है लब, सेकेंड साउंड होता है डब। जो लब साउंड होता है, मतलब कि जो फर्स्ट साउंड होता है, ये तब प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, और डब साउंड तब सुनाई पड़ता है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड, ये इनकरेक्ट होगा। ए बी वॉल्व ओपन्स अप, ये भी सही नहीं है। वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, ये भी इनकरेक्ट है। सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ये बिल्कुल सही करेक्ट, ये ऑप्शन है डी वाला। सेकेंड साउंड कब सुनाई पड़ता है? जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैमेलियन एओर्टा में ब्लड प्रेशर कब मैक्सिमम होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। डायग्राम गिवन ईयर, यहाँ पे ईसीजी का डायग्राम दिया है, हमें बताना है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पी वेव जो है ये दिखाता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अगला क्वेश्चन है। बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन। बंडल ऑफ हिस ह्यूमन के किस पार्ट का एग्जाम्पल है? किस ऑर्गन का पार्ट है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हार्ट। बंडल ऑफ हिस हार्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन का ईसीजी दिया गया है, और कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे करेक्टली इंटरप्रेटेड है उसे हमें बताना है। QRS वन कंप्लीट पल्स, ये करेक्ट है। QRS एक कंप्लीट पल्स को दिखाता है। ये सब इनकरेक्ट होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डे टेंडनी ऑफ tricuspid valve of human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? अगर किसी इंजरी के कारण जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है उसका कॉर्डी टेंडनी जो है, अगर वो पार्सली नॉन फंक्शनल हो गया, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इसका सही जो
ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फ्लो ऑफ ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अल्फाबेट जो है ह्यूमन हार्ट के एक्टिविटी को जो ईसीजी में दिखाया जाता है स्टैंडर्ड ईसीजी में, वो अच्छे तरीके से करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। 68 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन ह्यूमन ब्लड पास फ्रॉम पोस्ट कैवल टू डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट कैवल एंड एट्रियम। 69 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके पास इनमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरी प्लेनेटा। जो कॉकरोचेस होते हैं वो आर्थ्रोपोडा किंगडम फाइलम से बिलोंग करते हैं, और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं, उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्ड टू फंक्शन नॉर्मली, द डॉक्टर फाइंड that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the site of। तो यहाँ पे जो कार्डियक पेसमेकर है किसी पेशेंट में फेल हो गया है उसका फंक्शनिंग, और डॉक्टर को एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है ग्राफ्ट करना है उस पर्सन में, तो कहाँ पे उसे ग्राफ्ट किया जाएगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, परकिंजे फाइबर्स, साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कुछ क्लियर नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बंडल ऑफिस इज ए नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफिस किसका नेटवर्क है? तो इसका हो जाएगा हमारा मसल फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टेमिक हर्ट रिफर्स टू, सिस्टेमिक हर्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका हो जाएगा एस ए नोड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ हार्ट बीट डिटरमाइंड बाय, हार्ट बीट का जो रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो एस ए नोड हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट रूट बताना है जिससे इम्पल्स जो है हार्ट में ट्रेवल करता है। तो देखते हैं हम, एस ए नोड, परकिंजे फाइबर नहीं, एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजे फाइबर्स, हर्ट मसल, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। जो इम्पल्स है एस ए नोड से ए बी नोड के पास जाता है, फिर बंडल ऑफिस, उसके बाद परकिंजे फाइबर और फिर हर्ट मसल्स, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक हर्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हर्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ह्यूमन, ह्यूमन में तो मायोजेनिक होता है। आर्थ्रोपोड्स, ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा। आर्थ्रोपोड में क्या होता है? न्यूरोजेनिक हर्ट होता है। द हर्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 77 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेस सेटर इन हर्ट इज कॉल्ड, पेस सेटर किसे बोलते हैं? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और साइनो एट्रियल नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये
पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 80 वाले का। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है, मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है पल्मोनरी वेन से। इन mammals which blood vessel would normally carry largest amount of urea। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस ब्लड वेसल्स के द्वारा कैरी किया जाता है मैमल्स में? तो यहाँ पे हमारा 82 का ए करेक्ट हो जाएगा, हिपेटिक वेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। किस एनिमल्स के पास टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है, मतलब कि डबल सर्कुलेशन किसमें होता है? तो यहाँ पे हमारा वेल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। क्योंकि जो सार्क है, फ्रॉग और लिजर्ड, इन सब में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। वेल क्या है? वेल मैमल है तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। द गिवन फिगर शो schematic plan of blood circulation in humans with label A to D। identify the label and give its function। यहाँ पे हमें ये जो लेबल है इसको आइडेंटिफाई करना है और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ए वाला है ये दिखा रहा है पल्मोनरी वेन को। और पल्मोनरी वेन क्या करता है? पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। फिर बी जो है ये शो कर रहा है पल्मोनरी, नहीं, ये शो कर रहा है एओर्टा को। एओर्टा क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ पे? बॉडी टिश्यू में। फिर बॉडी टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा के थ्रू आता है हमारे राइट एट्रियम में। फिर राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है वापस कहाँ पे? लंग्स के पास। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन मैच करते हैं। सी वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mHg। ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच फिगर shows blood circulation in human with label A to D। Select the option which give correct identification of the label। यहाँ पे हमें लेबलिंग दिखाना है। देखिए ये है जो डी वाला है ये किसको शो कर रहा है? पुलमोनरी वेन को। फिर हमारा ये जो है ए जो है ये आर्टरी है। देखिए आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ये छोटा होता है क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया इसमें होता है वो थिक होता है। ये बी वाला ये कैपिलरी है और ये सी वाला क्या है? वेन है। वेन में जो ल्यूमन होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है ये थोड़ा थिन होता है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन मैच करते हैं। बी कैपिलरी, ये इनकरेक्ट होगा हमारे यहाँ पे। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, डी पल्मोनरी वेन टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, पार्शियल प्रेशर 95 mmHg। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल विच। आर्टरी को हम कैसे बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं? तो आर्टरी क्या करता है? आर्टरी का जो काम होता है वो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाना होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। Fastest distribution of some injectable materials medicine with no risk of any kind can be achieved by injecting it into। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वेन्स। Difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that the pulmonary artery has। pulmonary artery और pulmonary vein में क्या अंतर है? pulmonary artery में क्या होता है? थिकर वॉल्स। हमारा 88 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिकर होता है देन पल्मोनरी वेन। इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी देखिए फिर से यहाँ पे इसको रिपीट किया गया है कि पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से किस तरह डिफरेंट होता है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसका वॉल क्या होता है? थिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वर्टिब्रेट का कौन सा ऑर्गन है जो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्प्लीन। ऑप्शन नंबर ए। इन वेन्स वाल्व्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा 91 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ। ब्लड कैपिलरी कैसे बने होते हैं? इंडोथीलियम ओनली। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ। ब्लड कैपिलरी का जो वॉल होता है वो किससे बना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एंडोथेलियल सेल्स। ऑप्शन नंबर सी। स्प्लीनिक आर्टरीज आर्टरी एराइजेस फ्रॉम। स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ से एराइजेस होते हैं? तो 94 वाले का बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ए वेन possess a large lumen because। वेन में बड़ा ल्यूमेन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 95 का हमारा डी हो जाएगा। ट्यूनिका मीडिया इज ए थिन कोट। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। सारे आर्टरी जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल किस तरह से हार्ट के वर्किंग को अफेक्ट करता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स क्या करते हैं? हार्ट रेट को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 97 का। Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं हम। स्टेटमेंट ए में क्या बोल रहा है? 130 to 90 mg हाई ब्लड प्रेशर रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। 100 to 55 mg is considered as an ideal blood pressure। 105 to 50 mg makes one very active। 190 to 110 msg में harm vital organ like brain and kidney। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 msg। और उससे ज़्यादा अगर मतलब कि जो 190
और 110 है, ये क्या है, ये 120 टू अपॉन 180 से, सॉरी, जो 190 और 110 है, ये 120 अपॉन 80 से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा हाइपरटेंशन का कंडीशन। और हाइपरटेंशन अगर हमेशा ये कंडीशन बना रहता है तो उससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, उनको हार्म हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस्ड, ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्रेन नहीं हर्ट होगा। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम, नहीं, जो एबी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये किसी से ले सकते हैं, किसी से भी, लेकिन सबको दे नहीं सकते हैं। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, द थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरी इज, वॉल, जब आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एन एडल्ट ह्यूमन एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज, नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, 120 mmHg टू 80 mmHg। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है एंड होता है पीवाईक्यू डिस्कशन का। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये सेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।